Welcome back to my channel Cricket Spot. Hi, I'm Ananya Chauhan. So today we start class 10th topic analytical paragraph writing. Analytical paragraph. So यहाँ पे आपका जो analytical है वो कुछ कुछ एनालाइज से मैच हो रहा है, मिल रहा है। जी हाँ, तो एनालिटिकल का मतलब ही यही होता है एनालाइज करना, यानी कि किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताना। An analytical paragraph is a form of descriptive writing which is written on the basics of a given chart, graph, data, outline, clues, table, etc. It requires analysis and comparisons of the given facts and drawing conclusion based on the given data. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो हमारी एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग होती है वो एक तरीके की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, जो कि हमने अपने 9th क्लास वाले उसमें करा था। तो इसके अंदर हम किसी भी चार्ट के थ्रू, किसी भी ग्राफ के थ्रू, डाटा, आउटलाइंस, क्लूज, टेबल के एक्सेट्रा के थ्रू हम इसके जड़ तक और इसको एनालाइज करते हैं, है ना। जड़ तक पहुँचते हैं किसके थ्रू? इन सब क्लूज़ के थ्रू हम इनके पूरा कहानी से निकाल लेते हैं। तो इसमें यूँ कह रहा है कि इसको इस एनालिटिकल पैराग्राफ में ज़रूरी क्या है? एनालाइज करना, कंपैरिजन करना। कंपैरिजन किससे? फैक्ट्स से, जो भी इसमें गिवन हो उससे कंपैरिजन होंगे, और जो भी आपको ड्राइंग होगी कंक्लूजन बेस्ड उससे भी आपको जो गिवन होगी आपके डाटा में उससे ही आप अपना एनालाइज कर सकते हैं। Here are some significant features of analytical paragraph. First, it describes the given chart, graph, table, data, clues, etc. It means जो भी हम डिस्क्राइब करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे? जो भी हमको क्वेश्चन में अबव मेंशन होगा, किसी भी चार्ट में, डाटा में, फिर टेबल में, इस सब चीज़ों के क्लू की कड़ी जोड़ जोड़ के हम अपना एनालाइज कर सकते हैं किस पैराग्राफ को। सेकेंड, इट शुड बी शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये रामायण लिख रहे हो और उसके अंदर ज़ीरो अंडा हो, बस सिर्फ लिखने बात नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो हाँ लगे पढ़ के कि हाँ ये काम की है। वरना आप 3, 4, 5 पेज भी लिखोगे तब भी आपको 0 मार्क्स लिखेंगे। अगर आपका कुछ कंटेंट नहीं होगा पैराग्राफ के अंदर, या फिर कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें भी होंगी ना, वो भी आपके मार्क्स पे बहुत इफ़ेक्ट डालते हैं कि आपका जो भी आप राइटिंग की टोन यूज़ कर रहे हो वो कौन सी यूज़ कर रहे हो, फोर्थ, द होल पैराग्राफ थर्ड, इट शुड क्लियर मैंशन द प्रोवाइड फैक्ट्स एंड फिगर। वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है वहाँ के जो भी फैक्ट्स वगैरह होते हैं, फिगर्स में सब कुछ क्लियर होता है, बस आपको एनालाइज करना होता है। फोर्थ, द होल पैराग्राफ शुड बी इन सेम टेंसेस। जो हमारा पूरा पैराग्राफ होता है वो सेम टेंस में होना चाहिए, यानी कि आप पहले प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, कभी सिंपल प्रेजेंट, कभी पास्ट मतलब ऐसे धीरे धीरे करके आप जा रहे हो कहीं ना कहीं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। फिर आता है हमारा 5th पॉइंट, द लैंग्वेज यूज शुड बी सिंपल एंड एक्यूरेट। जो भी आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो सिंपल होनी चाहिए, घुमा फिरा के बातें नहीं करनी, एकदम सटीक बात बोलनी है। 6th, नो पर्सनल ऑब्जर्वेशंस और फीडबैक शुड बी एडिड। तो यहाँ पे हमारा कोई भी फीडबैक नहीं होगा और एब्रीवेशंस नहीं यूज़ करनी यहाँ पे हमारी, ऑब्जर्वेशन सॉरी, जो बोला आपको वही उसको एनालाइज करना है। यहाँ पे आपकी तरफ से अकॉर्डिंग टू यू जो भी लिखना चाहो वो नहीं लिखना। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग। बेसिकली फ्रेंड्स, एनालिटिकल पैराग्राफ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. So here is first, data based. In this, some data is presented in the form of a pie chart, a bar graph, line graph, or a table. Students have to analyze the data, making comparisons and drawing conclusions. तो
डाटाबेस में हमारा मेन ये होता है कि उसमें कोई भी हमें डाटा उठा के दे देते हैं क्वेश्चन के साथ, तो हमको उसको डाटा को समझकर ही हमको आगे एनालाइज करना होता है उसको. ओके. सेकंड, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बेस्ड. Here, a problem is presented and students have to suggest and some solution based on some logic. Their solution must be supported with the argument and reasons and data. तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दी जाती है, प्रॉब्लम प्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन के अंदर, और वहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या करना होता है, जो भी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है वो, और उससे किसके टॉपिक से रिलेटेड लॉजिक, उस बात में लॉजिक होना चाहिए सोल्यूशन में. किसी बात का ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर पैर ने निकल रहा हो. ओके. तो लॉजिकल वाली बात होनी चाहिए जो भी आप सोल्यूशन दे रहे हो, और जो उसमें सोल्यूशन होगा वो ज़रूरी होना चाहिए कि उनके क्वेश्चन के सपोर्ट में हो. जो भी आर्ग्यूमेंट वहाँ पे हो रही है, और रीजंस भी देना है उसमें, जो भी रीजंस दिखाए हैं क्वेश्चन में उसी को भी एनालाइज करना है, और डाटा को देख कर. ओके. थर्ड, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बेस्ड. In this, students have to analyze the information presented in the form of flowchart, a diagram, a visuals or an infography. इट मीन्स जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या करना होगा, जो भी हमें क्वेश्चन दिया होगा उसको किसके थ्रू एक ग्राफ के फॉर्म में, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में हमें ये शो करवाना होगा कि हाँ, ये जो क्वेश्चन था उसको एनालाइज हमने किस तरीके से करा, तो उसके अंदर हमें डाटा और डायग्राम्स वगैरह भी इसमें ऐड करने पड़ेंगे. ओके. Fourth, information base. This has some information presented as an input. Students are required to process and understand the given information and then describe it in the form of paragraph. यहाँ पे हमें जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको कैसे प्रेजेंट करना है, एक पैराग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करना होता है. जो भी हमें अपने क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो उसको हमें एक पैराग्राफ की फॉर्म में ही आगे सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा. फिफ्थ, मैप बेस्ड. In this, a set of two maps is presented as an input with the significant differences in the bases of land or building plan showing some additions. पैराग्राफ ही फॉर्म समराइज करना होगा उसको पूरा. ओके. तो इसमें अब बात की जाए कि इसमें फॉर्मेट की क्या मार्किंग स्कीम है और क्या फॉर्मेट है इनका. तो यहाँ पे कंटेंट ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ शुड बी रिटन इन 100 to 120 words. The content of the paragraph must include following parts. तो फर्स्टली तो यहाँ पे हमारा 100 से 120 वर्ड्स के बीच में ही ये कवर होना चाहिए. उससे ज़्यादा होगा तो आप ही का टाइम जाएगा उसमें. ना ही आपका जो भी टीचर होगा जो आपकी बुक चेक कर रहा होगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट आपका जो टाइम ज़ाया होगा उससे आपका ही लॉस होएगा. तो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. वर्ड लिमिट इसलिए ही शो की जाती है हर क्वेश्चन में. ओके. और यहाँ पे कुछ इस कंटेंट से रिलेटेड कुछ पार्ट्स हैं जो कि हमें इसके अंदर ज़रूर इंक्लूड होने चाहिए पैराग्राफ में. फर्स्ट, इंट्रोडक्शन. Explain in 1 or 2 lines the context or the subject of the given graph. यानी कि जो भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा उसका इंट्रोडक्शन जो होगा सिर्फ और सिर्फ
दो या एक लाइन में एक्सप्लेन किया जाएगा। वैसे कोशिश करना कि सिर्फ 2 लाइन या फिर 1 लाइन कर लो, है ना, 1.5 लाइन में फिनिश कर लो, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट, बॉडी, explain in detail the figure and trends, making comparisons or and contrast. Explain in detail what the graph is about. Use relevant figures, explain trends, make comparisons and control divided into subparagraph. If required, use appropriate functional language to show the trend, precision and comparison. तो इसमें ये है कि जो भी आप बॉडी को एक्सप्लेन करेंगे वो एक परफेक्ट रेलिवेंट फिगर में होनी चाहिए, उसके अंदर सही बातें होनी चाहिए इंक्लूड। ऐसा नहीं आप कि कुछ भी लिख रहे हो उसको बढ़ाने के लिए, तो आपको टॉपिक से रिलेटेड सही सही अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेने होंगे जिसको आप अपने पैराग्राफ में ऐड कर पाएँ। ओके, और उसमें आप जो भी आपको आप फिगर ले सकते हो, ट्रेंडी कुछ ले सकते हो जो कि उससे रिलेटेड हो हमारे पैराग्राफ से, जैसे कि किसी न्यूज़ या फिर किसी भी ऐसे पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर आ जाता है कभी पैराग्राफ, तो उसमें आप ये भी दिखा सकते हो कि दिस ईयर या फिर दिस मंथ का स्ट्रक्चर दिखा सकते हो। और कंपैरिजन में आप देखो कर सकते हो ऐसे 1-2 का वो करवा सकते हो कंपैरिजन्स, है ना, कितनी सारी पार्टीज़ हैं हमारी पॉलिटिक्स में सॉरी। तो कॉन्ट्रास्ट में आप ये भी दिखा सकते हो क्या क्या उसके अंदर फीचर्स थे, क्या क्या बदलाव आए, है ना, ये सारी चीज़ें आप शो करवाओगे तो आपका अच्छा रहेगा। और यहाँ पे हमेशा अगर रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे हमें फंक्शनल लैंग्वेज भी यूज़ करनी पड़ेगी इसको ट्रेंडी दिखाने के लिए और कंपैरिजन दिखाने के लिए। ओके, थर्ड, कंक्लूजन, conclude the paragraph giving the all over view and summary of the chart or paragraph. इसमें एक छोटा सा व्यू देना है हमें जो भी हमने पूरे पैराग्राफ के अंदर कहा होगा, ठीक है। छोटी सी समरी तैयार करनी है जो भी आपने चार्ट वगैरह में देखी होगी क्वेश्चन के ऊपर और आपने पूरे पैराग्राफ में एनालाइज करा होगा। Here are important tips to score full marks in analytical paragraph. Analyze the given diagram 2-3 times carefully and understand it properly before you start writing. It means जो भी आप एनालाइज कर रहे हो डायग्राम या फिर किसी भी चीज़ को देख के राइटिंग अपनी शुरू करोगे तो उससे पहले सोच लेना कि आपको क्या लिखना है, कहाँ किस पैराग्राफ में क्या कंटेंट डालना है। ऐसा नहीं हो कि अभी आपने फर्स्ट पैराग्राफ में डालना हो और कुछ लास्ट पैराग्राफ का कंटेंट फर्स्ट में डाल दिया, फर्स्ट का पैराग्राफ का लास्ट उसमें डाल दिया, तो कंटेंट मिक्स ना हो उसका भी ध्यान रखना। सब टॉपिक से बना लेना जिससे कि आपको ईजीली हो राइटिंग करना, ईजीली हो जाए। सेकेंड, कीप द सेंटेंस क्रिस्प एंड क्लियर, मतलब अपने सेंटेंस हमेशा क्लियर होने चाहिए, क्या रहना चाहिए, मतलब क्लियर हो, ऐसे नहीं घुमा फिरा के बातें हो रही हैं तो बंदा उलझ ही जाएगा आपकी बातों में, ठीक है। थर्ड, द फैक्ट्स ऑफ डाटा शुड बी केप्ट द सेम, जो फैक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो अपने पैराग्राफ को एनालाइज करने के लिए वो और डाटा सेम होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने डाटा देखा है, डाटा कुछ और बोल रहा है और आपका पैराग्राफ कुछ और बोल रहा है। ओके। फोर्थ, organize the content and structure the ideas logically, sequentially. आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी लिख रहे हो उसको टाइम पीरियड के हिसाब से लिखें। ऐसा नहीं है कि आप पहले का चीज़ बाद में लिख रहे हैं, बाद का चीज़ पहले लिख रहे हैं। ओके। फिफ्थ, यूज़ फंक्शनल लैंग्वेज टू शो कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, कंक्लूजन एक्सेट्रा। मतलब जो भी आप कॉन्ट्रास्ट वगैरह शो कर रहे हैं, अगर अपने पैराग्राफ राइटिंग के अंदर कंक्लूजन्स वगैरह शो कर रहे हैं तो उसके अंदर हो सके तो फंक्शनल लैंग्वेज यूज़ करें, उससे आपका पैराग्राफ बहुत ही इफ़ेक्टिव लगेगा। सिक्स्थ, अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। ये तो आपको हर राइटिंग सेक्शन के अंदर स्किप करना पड़ेगा, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो आपका रीडर सेक्शन हो या फिर लिटरेचर सेक्शन हो। इसमें ये होता है कि देखो
चाहे आप सही भी लिख रहे हो ना, अगर आपकी वहाँ पे भी ग्रामेटिकल या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो फिर आपका लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज अगर ग्रामर में ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर मीनिंग ही कुछ और बन जाता है सेंटेंस का। ठीक है, तो अगर आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक कम करना है तो आप हमारे चैनल पे मैंने टेंसेस का पार्ट्स बना रखे हैं जो कि हमारे इंग्लिश स्पीकिंग वाले ग्रुप में है, सॉरी प्लेलिस्ट में है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। ठीक है, तो उसको, और स्पेलिंग मिस्टेक्स आप ऐसे कर सकते हो। ठीक, आप ना रोज़ कोशिश करें कि 20 से 25 या फिर 30 जितना भी आपसे होता है, शुरू में बेशक कम लेना, फिर धीरे 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 बढ़ाते रहना। आप डिक्शनरी या फिर वोकेबलरी आती, मतलब कहीं से भी, न्यूज़पेपर से भी वर्ड्स छांटिए, उनका मीनिंग देखिए, क्योंकि जब तक हम नए नए वर्ड्स को नहीं पढ़ेंगे ना, हम वो छोटे से ही सर्कल में रह जाएंगे, छोटे से वर्ड्स के सर्कल में रह जाएंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए। एक्सप्लोर करने से अच्छा ये होगा कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक तो होगी ठीक ठीक, वोकेबलरी करने का ये फ़ायदा भी होता है कि जो हमारे टेंसेस भी थोड़े बहुत क्लियर हो जाते हैं वोकेबलरी सही होने से। ठीक है, फिर आता है 7 पॉइंट, डोंट रिपीट द सेम वर्ड्स इन अ सेम लाइन। मतलब एक ही लाइन में आप तीन तीन चार, मतलब वर्ड्स को रिपीट नहीं करना। ठीक है, सेम वर्ड्स रिपीट नहीं होने चाहिए सिंगल लाइन के अंदर, या फिर पैराग्राफ के अंदर भी आप कोशिश करना कुछ लाइंस रिपीट ना हो, कुछ नहीं, लाइंस रिपीट नहीं हो तो ही वो आपके पैराग्राफ के लिए बेहतर होगा। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ के अंदर डबल लाइंस 2-3 बार लिख देते हैं, सोचते हैं कि चेकिंग करने वाला तो ऐसे ही बैठा है, वो तो पढ़ेगा है नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की गलत फहमी होती हैं कि टीचर्स लोग पैराग्राफ या फिर एडवर्टीज़मेंट वगैरह जितने भी राइटिंग सेक्शन है जो कि लॉन्ग होते हैं उनको नहीं पढ़ते, सिर्फ वेटेज देख के ही मार्क्स दे देते हैं। टीचर्स का मन का कुछ पता नहीं होता। आप सबको क्या करना है, सही लिखना है और सही मीनिंग के साथ लिखना है। ओके, सो ये था हमारा आज का क्लास, आज का टॉपिक एनालिटिकल पैराग्राफ। आई होप आपको ये समझ आया है। अब क्लास करते हैं डिस्पर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर।